अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से कोर्स कोड नंबर 1340 हमारे लेक्चर चल रहे हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में काफ़ी मरतबा आता है, तो इसका आंसर लिख दें। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, ये क्वेश्चन देख लें। डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी से क्या मुराद है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी की तारीफ बयान करें। आगे एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेज फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने में, कायम करने में कौन कौन से स्टेज से गुज़रना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस हैं, वो बयान करें। ठीक है, ये सवाल है। इस सवाल का मैंने जवाब लिखा है आपकी आसानी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्योंकि स्टूडेंट ने कहा है कि ये सवाल रिपीट हो रहा है काफ़ी मरतबा, तो इस वजह से मैंने बनाया कि इस सबके काम आएगा। आंसर मेरा जॉइंट स्टॉक कंपनी नज़र आ रहा होगा। इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी कारोबार की एक किस्म होती है। वेयर, जहाँ द कैपिटल इज़ रेज बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, जहाँ कैपिटल जो जमा किया कैपिटल लाया जाता है पब्लिक को शेयर जारी करके, कॉमा, एंड ऑनरशिप इज़ डिवाइडेड अमंग शेयर होल्डर। और ऑनरशिप जो है स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट के जो शेयर्स होते हैं उसमें तकसीम हो जाती है। शेयर होल्डर के दरमियान में ऑनरशिप यानी मलकियत तकसीम हो जाती है। द शेयर होल्डर यानी हसीस याफ्तागान, शेयर होल्डर लाइबिलिटी यानी उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं इज़ लिमिटेड, महदूद होती है, टू द अमाउंट ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, उनके लगाए हुए सरमाए की हद तक उनकी ज़िम्मेदारी होती है। या मतलब यह है कि अगर कंपनी को भारी नुकसान हो जाए तो एक शेयर होल्डर को सिर्फ अपने शेयर लगाए हुए सरमाए से ही हाथ धोना पड़ेगा, उससे ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। सही है, अगर आपने 10 रुपये का शेयर ख़रीदा है तो आप कंपनी को 10 रुपये ही पे कर सकते हैं, आपका 10 रुपये ही नुकसान होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। इसलिए आपकी ज़िम्मेदारी उस 10 रुपये के शेयर की हद तक मौजूद है और महदूद है। जिस तरह प्रोप्राइटरशिप और शराकतदारी के अंदर लामहदूद ज़िम्मेदारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अगर कारोबार को शराकतदारी या सोल प्रोप्राइटरशिप के कारोबार को नुकसान हो जाए तो उनके लगाए हुए सरमाए तो डूबता है, उनके अपनी ज़ाती जायदाद, घर वगैरह जो होते हैं कर्ज़ा चुकाने में वो भी डूब जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में सिर्फ आपका अपना सरमाया जितना आपने लगाया है, एक शेयर 10 रुपये का है, अगर आपने एक शेयर ख़रीदा 10 रुपये का तो आपको 10 रुपये तक का ही नुकसान होगा, उससे आगे का नहीं होगा। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर की। इट ऑपरेट्स एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ द शेयर होल्डर चेंज। कहना है इसकी अपनी जुदागाना शख्सियत होती है अपने ओनरों से यानी शेयर होल्डरों से, और ओनरों से अगर कोई शेयर होल्डर का इंतकाल भी हो जाए या सारे शेयर होल्डर इंतकाल दें, लेकिन ये कंपनी की में कोई तब्दीली नहीं आएगी, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है, इसके शेयर होल्डर के चले जाने से या उसके मर जाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इसकी जो भी कारोबार का एग्रीमेंट होता है कंपनी के नाम से होता है, एंटिटी में उसके नाम से होता है, उसकी अपनी एक जुदागाना कानूनी शख्सियत होती है। ठीक है, ये मसनूई शख्स होता है जिसको कानून ने राइट दिए होते हैं कंपनी को। इन पाकिस्तान में जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर रेगुलेटेड। पाकिस्तान में जॉइंट कंपनी को जो किसके अंडर में काम करती है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 के तहत चलाई जाती है। ठीक है ना, इसके ज़ाब्ते कहाँ हैं, 2017 में हैं। एंड आर गवर्न बाय द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के तहत चलाई जाती है, गवर्न होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इन पाकिस्तान में जॉइंट स्टॉक कंपनी के को कायम करने में कौन कौन से मराहिल से गुजरना पड़ता है, वो स्टेजेस बयान करने हैं। द फॉर्मेशन यानी तश्कील, फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो मुश्तरका सरमाया कंपनी की तश्कील इन पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, मुख्तलिफ मराहिल इन्वॉल्व होते हैं, मराहिल से गुजरना पड़ता है। विच आर एज फॉलो, जो दर्ज है। नंबर 1, पहला प्रमोशन स्टेज, जहाँ पे कोई शख्स ख्याल देखता है, सोचता है कि हम कंपनी, या एक शख्स या कुछ शख्स अफराद मिलके कुछ कंपनी के बारे में सोचते हैं, कंपनी का नाम ये होगा, कंपनी ये काम करेगी, कंपनी के इतना सरमाया होगा, कंपनी ये इस तरह का, वो फॉर्मेशन स्टेज होता है। और फिर उस ख्याल को, उसके मुताबिक कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग
मनसूबबंदी का एक प्रोसेस होता है प्रमोशन, ठीक है ना। एंड ऑर्गेनाइजिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी, और कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए एक ऑर्गेनाइज उनको सारे प्रोसेस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर एक दो मराइल उधर होते हैं प्रमोशन। एक तो प्रोमोटर्स रोल, यानी बानियान कंपनी का रोल, जो कंपनी को बनाना चाहते हैं, कंपनी के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, कंपनी कायम करने के लिए उसकी उससे मुतालिक तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, उसका नाम रखते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, वो लोग होते हैं प्रोमोटर, जिनको उर्दू में बोलते हैं बानियान कंपनी। ठीक है, ये डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वकला भी हो सकते हैं, चंद आम अफराद भी हो सकते हैं जो कंपनी कायम करने के लिए खड़े होते हैं, उनको प्रोमोटर्स कहते हैं। प्रोमोटर्स आर इंडिविजुअल्स, ये एक फ़र्द होते हैं, और ग्रुप भी हो सकता है। रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार होते हैं फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर दी इनिशियल रिसोर्सेज, जो इब्तदाई रिसोर्सेज होते हैं उनको लाने के ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। डिफाइनिंग दी कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव बयान करते हैं। एंड प्रिपेयरिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, और फिर दो ज़रूरी दस्तावेज़ उसको तैयार करते हैं कंपनी को बनाने के लिए। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, इसमें जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो भी प्रोमोटर्स लोग बनाते हैं। प्रोमोटर यानी बानियान कंपनी ड्राफ्ट लिखते हैं, दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखते हैं, तैयार करते हैं। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी मेमोरेंडम एंड आइन कंपनी को बनाते हैं, लिखते हैं ये। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी ज़ाब्ते, कंपनी के ज़ाब्ते भी ये, या कवायद भी बोल सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन माने कवायद कंपनी भी कहते हैं, जिसमें रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, कैसे काम करेगा, डायरेक्टर इख्तियारात क्या होंगे, सब इसमें आर्टिकल्स में होते हैं। ये भी ये लोग लिखते हैं प्रोमोटर। विच आर एसेंशियल, जो लाजमी होता है फॉर द कंपनीज रजिस्ट्रेशन, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत लाजमी होते हैं। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट हो गया, आइन कंपनी, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दूसरा का हो गया। ये इंटरनल कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर कंपनी के लोगों के पास इख्तियारात होते हैं, वोट करने का तरीकाकार होता है, मीटिंग किस तरह की जाएगी, नोटिस कैसे भेजा जाएगा, बैंक के अकाउंट्स पे सिग्नेचर किसके होंगे, अब डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर का इंतखाब कैसे होगा, ठीक है, ऑडिटर का इंतखाब कैसे होगा, आर्टिकल को कौन अपॉइंट करेगा, लॉयर को कौन अपॉइंट करेगा, सारे इख्तियार, हर चीज़ कंपनी को चलाने के इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ये। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, कंपनी से बाहर की हदूद इसमें बयान की जाती है, यानी इसमें कंपनी का नाम बयान किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव, मकासद बयान किए जाते हैं, कंपनी का कितना सरमाया होगा, कंपनी का फ़ी शेयर कितने होंगे और पर शेयर की कीमत क्या होगी, और कंपनी के डायरेक्टर के पास कितने कितने शेयर फर्स्ट टाइम होंगे, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम बताते हैं। कंपनी का आइन होता है, इस आइन के अंदर रहते हुए कंपनी काम कर सकती है, उससे बाहर नहीं निकल सकती। उससे बाहर निकल तो इस मेमोरेंडम को रजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज और कमीशन के पास जाकर तब्दील करवाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने काफ़ी डिटेल बता दिया इसको। नंबर 2, स्टेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं, रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अब ये तो आपका प्रमोशन स्टेज था। अब रजिस्ट्रेशन, जब प्रमोट कर लिया, आपने कंपनी बना ली, सारी चीज़ें, अब उसको रजिस्टर करानी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के पास जाएंगे आप, वहाँ पे इनकॉर्पोरेशन माने, इनकॉर्पोरेशन के माने भी रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलें या इनकॉर्पोरेशन बोलें, दोनों के माने। स्टेज माने मराहिल होता है, रजिस्ट्रेशन का मरहला दूसरा। इसमें एक पॉइंट है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके साथ जो आपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करे हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोमोटर्स यानी बानियान कंपनी सबमिट एन एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त जमा कराते हैं टू द रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान को, अलोंग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो अभी हम लोग जिनका जिक्र ऊपर करा है उसके साथ वो डॉक्यूमेंट भी होते हैं, इंक्लूडिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आइन कंपनी इसमें शामिल होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कवायद कंपनी शामिल होता है, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टर, कौन लोग डायरेक्टर बनेंगे इब्तदाई, उनके बारे में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, और शेयर कितने शेयर होल्डर्स बनेंगे, शुरू में हम कितने लोगों को शेयर जो है अलॉट करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन, एंड दी कंपनी ऑफिस एड्रेस, और सूबे के अंदर कंपनी का जो है हेड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, ये सारी चीज़ें के साथ हम एप्लीकेशन के साथ ये सारी चीज़ें लगा के रजिस्ट्रार जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त देते हैं। ये मरहला हो जाता है। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट को सही तरीके से स्क्रूटनी कर लेता है, जांच पड़ताल कर लेता है और सही पाता है, तो अगला मरहला शुरू होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी सदाकतनामा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन माने रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, जिससे प्राइवेट लिमिटेड, ये सर्टिफिकेट लेने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो कारोबार कर सकती है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है, जिस
प्राइवेट कंपनी के ये सर्टिफिकेट लेने के बाद प्राइवेट कंपनी कारोबार कर लेती है, पब्लिक कंपनी नहीं करती। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 2 अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में 50 अफराद मिलकर कंपनी बना सकते हैं, कंपनी चला सकते हैं, उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं। और कम से कम उसके 2 डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है ना। और उनके शेयर्स मार्केट में ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, ठीक है। वो प्राइवेट कंपनी होती है। लेकिन पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके कम से कम 7 अफराद और ज़्यादा पे कोई पाबंदी नहीं, जितने भी आप रखना चाहें। और उसके पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मार्केट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और पब्लिक को आम दावत दी सकती है खरीदने की, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड आम दावत पब्लिक को नहीं दी सकती। इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इस सर्टिफिकेट को इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद कारोबार शुरू कर सकती है। वंस ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर मेड, जब एक मरतबा तमाम कानूनी ज़ाब्ते फॉर्मेलिटीज़ यानी रसूमात पूरी कर दी जाती हैं, मेड माने पूरी कर देना, एंड डॉक्यूमेंट्स आर स्क्रूटिनाइज, और डॉक्यूमेंट को भी जांच पड़ताल हो जाती है। कौन करता है? रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। द रजिस्ट्रार सिक्योरिटी, यहाँ दी रजिस्ट्रार लिख लीजिएगा, द रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब वो सब चीज़ें सही पाता है तो सर्टिफिकेट ऑफ सदाकत नामा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जारी कर देता है, इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। गिविंग द कंपनी अ लीगल आइडेंटिटी, जो कंपनी को एक कानूनी जो है शख्सियत बना देती है, कानूनी हैसियत दे देती है। आइडेंटिटी माने उसकी पहचान बना देती है, कंपनी उसके नाम से पहचान हो जाती है। दी कंपनी इज़ नाउ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अब इसके बाद कंपनी एक जो है अलग से कानूनी शख्स बन जाती है, जिसमें तमाम काम उसके नाम से किए जाते हैं, तमाम एग्रीमेंट कंपनी के नाम से किए जाते हैं। कंपनी किसी के खिलाफ जो है केस यानी सू कर सकती है, मुकदमा दाखिल कर सकती है, और कंपनी के खिलाफ भी कोई दूसरी पार्टी सूट कर सकती है यानी मुकदमा दाखिल कर सकती है। फॉर पब्लिक कंपनी के लिए, चूँकि आपकी किताब में जो है अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, वो पब्लिक कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है। फॉर अ पब्लिक कंपनी, अवामी कंपनी, एन एडिशनल सर्टिफिकेट नॉन एज सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्स ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड। अवामी कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिए एक और सर्टिफिकेट जरूरत होती है, उसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्स बिजनेस, सदाकत नामा है कारोबार जारी शुरू करने का। इज रिक्वायर्ड होता है बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने से पहले। तो पता चला कि अवामी लिमिटेड कंपनी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 2 सर्टिफिकेट हासिल करना होते हैं, जबकि प्राइवेट यानी निजी महदूद कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है और वो अपना कारोबार शुरू कर देती है। लेकिन अवामी कंपनी जो हम पढ़ रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को 2 सर्टिफिकेट, ये दूसरा सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्स ऑफ बिजनेस, ये याद रख लीजिएगा, MCQs में भी आ सकते हैं। इज रिक्वायर्ड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, कारोबार की सरगर्मी शुरू करने के लिए। तीसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, जब यहाँ तक दूसरा सर्टिफिकेट भी कंपनी ले लेती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसके बाद कंपनी को कारोबार शुरू करने से पहले क्या करना पड़ता है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, यानी आवाम को आम दावत देकर उससे कैपिटल यानी सरमाया हासिल किया जाता है शेयर की शक्ल में, जिसको हम ये पब्लिक कंपनी के लिए काम होता है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, निजी कंपनी की रिक्वायरमेंट में नहीं होता है ये, ठीक है। निजी कंपनी आवाम से सरमाया हासिल नहीं कर सकती, उनके अपने ही जो शेयर होल्डर रहते हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं, आवाम से लेने की इजाज़त नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी को आवाम से एक इश्तिहार के ज़रिए से दावत दी जाती है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो प्रोसीजर लंबा होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में पढ़ाया जाता है, या उसके अंदर जो है इसेंशियल ऑफ बिजनेस में पढ़ाया जाएगा, या मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। ये इसका टॉपिक नहीं है, मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। अगर मैं वो पढ़ाता तो फिर डिटेल में जाता है, इसेंशियल ऑफ बिजनेस पढ़ाता या प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स पढ़ाता, उसूल तिजारत, तो फिर मैं डिटेल में जाता। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट। पर पहला जो अब स्टेज जो आ रहा है सरमाया इकट्ठा करने के लिए, प्रॉस्पेक्टस इशूएंस होती है। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है? प्रॉस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी डिटेल में तफसीलन तैयार करती है, जिसके अंदर कंपनी बयान करती है कि इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी के मकासद ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी का जो है मंजूर शुदा सरमाया अथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कितना है, जिसके अंदर रह के कंपनी कारोबार करेगी, और कंपनी फर्स्ट टाइम जो है कितना पैसे पब्लिक से सरमाए की शक्ल में, शेयर की शक्ल में हासिल करना चाहती है, और कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं और डायरेक्टर
के पास कितने कितने शेयर्स हैं, उनके पते क्या हैं, इनके फ़ोन नंबर क्या है, डायरेक्टर की एक्सपर्टीज़ क्या है, और कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है जिन्होंने कंपनी बनाई है, उनके नाम क्या है, कंपनी के लॉ ऑफिसर्स कौन है, उनके नाम क्या है, कंपनी का ऑडिटर कौन है जो कंपनी के हिसाबात की जांच पड़ताल ऑडिट करता है वो कौन है, पूरी डिटेल होती है कंपनी की उसके अंदर। प्रॉस्पेक्टस एक कमर्शियल इश्तिहार नहीं होता है, बल्कि ये आवाम के सामने कंपनी से मुताल्लिक रियल इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जिसकी बेस पे आवाम को दावत दी जाती है कि आप हमारी कंपनी में सरमायाकारी करें। जब सरमायाकारी करने के लिए कहा जाता है तो कंपनी कहती है हम इस फर्स्ट टाइम जो है 10,000 फ़र्ज़ करें कि 10,000 शेयर अलॉट करना चाहते हैं, और उसके लिए आपको दावत दे रहे हैं। हमारे एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक आदमी जो है कम से कम 10 शेयर की एप्लीकेशन दे सकता है। 10 शेयर से कम, एक शेयर के लिए नहीं, कम से कम 10 शेयर की एप्लीकेशन का फॉर्म हमारे नामजद बैंक हैं, इन बैंक से फॉर्म लें और उस फॉर्म को भरें, और उसके साथ 10 शेयर के पैसे का पे ऑर्डर बनाएं कंपनी के नाम पे, और जो एक तारीख देंगे 7 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन, उस तारीख के अंदर अंदर बैंक को जमा करा दें। इस तरीके से प्रोसेस शुरू होता है। ये मैंने आगे और थोड़ी सी वजाहत कर दी आपको प्रॉस्पेक्टस के बारे में। अब पढ़ रहे थे प्रॉस्पेक्टस इशुएंस, प्रॉस्पेक्टस जारी करना। प्रॉस्पेक्टस मैंने अच्छा खासा बोल दिया है, क्या होता है ये पढ़ते हैं। फॉर पब्लिक कंपनीज, अवामी कंपनी के लिए द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रेज कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक। अवामी कंपनी का अगला स्टेज होता है कैपिटल जमा करना होता है, सरमाया जमा करना होता है आम पब्लिक से। उसको आम कॉमन इन्विटेशन दी जाती है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब प्रॉस्पेक्टस इज इशूड, इसमें प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है। इनवाइटिंग, दावत दी जाती है पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू शेयर परचेज करें कंपनी के। सब्सक्राइब माने खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर कैपिटल सब्सक्रिप्शन का नेक्स्ट पॉइंट है SECP अप्रूवल, यानी रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल होती है। जब वो देख लेती है प्रॉस्पेक्टस अकॉर्डिंग टू लॉ पूरा सही तरीके से कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जारी किया गया है, और जारी शुदा प्रॉस्पेक्टस से रेस्पॉन्स कंपनी का आ गया है, और जो इनिशियल रिक्वायरमेंट शेयर की अलॉट करने की वो पूरी हो चुकी, तो फिर वो जब मुतमईन हो जाता है रजिस्ट्रार सब चीज़ देखे, तो प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी अप्रूव होने चाहिए बाय दिस सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन बिफोर इट इज़ पब्लिश। इसको पब्लिश होने से पहले जब भी आप अखबार में शाया करेंगे आवाम को, पहले रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के पास लेके जाते हैं, उनसे उसको अप्रूव करा लेते हैं। वो देखता है कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अगेंस्ट द लॉ हो। अगर वो अप्रूव कर देता है तो आप अखबार में शाया करा देते हैं। जब शाया हो जाता है तो फिर अगला स्टेज ये होता है इसका शेयर सब्सक्रिप्शन, यानी शेयर का पैसा कलेक्ट करना, सरमाया करना पब्लिक से। इन्वेस्टर्स सब जो पैसा लगाने वाले लोग होते हैं उनको इन्वेस्टर कहते हैं। सब्सक्राइब यानी पैसा लगाते हैं टू दी शेयर्स के अंदर। एंड वंस द मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल इज रेज, जब कम से कम जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, रेज हो जाता है, द कंपनी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। तो फिर उसके बाद कंपनी अगले स्टेज के ऊपर जाती है रजिस्ट्रार के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान का। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है? कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। अब कॉमेंसमेंट कारोबार शुरू करने का स्टेज होता है। यहाँ इजाज़त लेती है रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक और कंपनी से, और सर्टिफिकेट भी हासिल करती है। जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद से कंपनी कारोबार कर लेती है, यानी सर्टिफिकेट ऑफ कॉमेंस ऑफ बिजनेस हासिल करती है उसको, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद। आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद पब्लिक कंपनीज मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्स ऑफ बिजनेस। अवामी कंपनी लाजमी तौर पर सर्टिफिकेट ऑफ कॉमन्स ऑफ बिजनेस हासिल करती है फ्रॉम दी रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। जैसे ही सर्टिफिकेट मिल जाता है उसके बाद से कंपनी अगले दिन कारोबार शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज डू नॉट नीड द सर्टिफिकेट। प्राइवेट निजी कंपनी को इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। वो तो पहला सर्टिफिकेट मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वहीं से कारोबार शुरू कर देती है, उसको प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आवाम से पैसा नहीं ले सकती। पब्लिक कंपनी आवाम से पैसा लेती है, इसलिए उसको प्रॉस्पेक्टस की जरूरत होती है। एंड कैन स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशन इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसलिए द प्राइवेट कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिजनेस इनकॉर्पोरेशन लेते ही अपना कारोबार शुरू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स ऑफ बिजनेस लेने के बाद कारोबार, पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स ऑफ बिजनेस लेने के बाद कारोबार शुरू कर सकती है। स्टूडेंट, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब आखिरी इसका देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आखिरी पॉइंट है। इसके बाद से कारोबार बिजनेस ऑपरेशन
इस सर्टिफिकेट लेने के बाद आखिरी मरहला होता है बिजनेस शुरू करने का, बिजनेस की इजाज़त मिल जाती है, कारोबार शुरू होता है। अपॉन रिसीविंग द सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्स ऑफ बिजनेस लेने के बाद द कंपनी कैन लीगली स्टार्ट इट्स ऑपरेशन, अपना कारोबार शुरू कर सकती है। ये तमाम स्टेज मैंने आपके सामने अच्छी लिख भी दी, अच्छी तरह बयान भी कर दिए तफसीलन, ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और दूसरी जगह भी जहाँ कारोबार पढ़ते हैं आप, वहाँ भी ये लेक्चर मेरा बहुत काम आएगा समझने के लिए कंपनी को। तो आगे चलते हैं। ये आपका सवाल का जवाब मुकम्मल हो चुका है स्टूडेंट्स, जो आपने सवाल दिया था कुछ, ठीक है। आगे आपने एक सवाल और दिया है, उसका भी जवाब दे देते हैं। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है, उन्होंने हमें कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये टर्में आती हैं बार बार, आप इसको भी डिफाइन कर दें। डिफाइन द फॉलोइंग की टर्म, ये 1 2 3 4 5 6 इस्तिलाहात जो है आपकी अकाउंटिंग के अंदर से दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है इनकी, यानी हैम की माने हैम, टर्म माने इस्तिलाहात, इन अहम इस्तिलाहात की को डिफ़ाइन, इनको बयान करें। इनकी तारीफ क्या होती हैं, ड्राइंग क्या होता है, गुड्स क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट क्या होता है, सेपरेट एंटिटी क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है। ये मैंने अपने शुरू के लेक्चरों के अंदर बहुत बयान करी है। आपने अगर तवज्जो से मेरे लेक्चर देखे होते तो मैंने शुरू में, तो आपको पता है, आप मेरा हर लेक्चर में पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा करता हूँ, तो मैंने वहाँ पहले बयान किया हुआ है। लेकिन सवाल आया है, स्टूडेंट ने उन लेक्चरों को देखने की जहमत नहीं करी, मुझे क्वेश्चन करने के लिए कह दिया गया है। तो चलें, मैं उनकी रिक्वेस्ट को पर अमल करते हुए, उनके पास टाइम कम है, उनका परसों पेपर हो जाएगा, तो मैं ये बना देता हूँ। ड्राइंग को मैं नंबर 1 ड्राइंग का जवाब देते हैं, ड्राइंग का डिफाइन करते हैं। पहले बता दूँ ड्राइंग क्या होती है। कारोबार में ड्राइंग, अकाउंटिंग के अंदर ड्राइंग का लफ्ज़ आता है, ठीक है। मालिक आसान अल्फाज में, मालिक कारोबार से, यानी ओनर जो होता है कारोबार का, जिसने कारोबार में सरमाया लगाया होता है, वो मालिक कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे कैश या कुछ सामान कारोबार से निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे अकाउंटिंग में ड्राइंग के नाम से पुकारते हैं। ये इसकी मैंने आसान अल्फाज में बता दी, इंग्लिश में यही चीज़ें बताएंगे क्योंकि आपको जवाब इंग्लिश में लिखना है। इन अकाउंटिंग में अ ड्राइंग रेफर्स टू विथड्रॉवल ऑफ कैश। अकाउंटिंग में ड्राइंग से मुराद है कैश का निकालना या अशिया का कारोबार से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालना, या अदर असेट या दूसरे असेट्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकालना, जैसे गाड़ी वगैरह है तो अपने लिए इस्तेमाल कर लेना है। बाय दी, कौन करता है काम, बाय दी ओनर ऑफ अ बिजनेस, कारोबार का मालिक किस लिए करता है, फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। जब भी कारोबार का मालिक कारोबार से कुछ भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ निकालता है, तो अकाउंटिंग में वो ड्राइंग के नाम से पुकारा जाता है। दिस विथड्रॉवल, ये जो निकाला जाता है, कैश निकालें या अशिया निकालें या अदर असेट्स निकालें कारोबार से, तो ये क्या कहता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है द ओनर्स इक्विटी, और इक्विटी माने कैपिटल, ओनर्स का सरमाया कम कर देता है इन द बिजनेस कारोबार में से, एंड टाइपिकली रिकॉर्डेड इन दी ड्राइंग्स अकाउंट, और इस निकाले हुए चीज़ को हम अकाउंटिंग में ड्राइंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ड्राइंग माने जो ओनर की इन्वेस्टमेंट कम कर दे, और कैपिटल जो होता है जो इन्वेस्टमेंट कारोबार में बढ़ा देता है, ठीक है, ये कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को कम करता है। अगला है गुड्स, आपने गुड लिख दिया, गुड नहीं होता, गुड्स एस लगा होता है। गुड्स माने अशिया। गुड्स का दूसरा नाम होता है मर्चेंडाइज। गुड्स का दूसरा नाम क्या है, मर्चेंडाइज। अकाउंटिंग में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, गुड्स और मर्चेंडाइज। इसका मतलब वो अशिया, वो सामान जो कारोबार में बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए, यानी जब हम परचून की दुकान खोलते हैं और परचून की दुकान को चलाने के लिए हमें सामान चाहिए होता है, तो हम मार्केट से जाके सामान ख़रीद के लाते हैं। हमारा ख़रीदने का मकसद क्या होता है, सामान को रीसेल करना होता है, दोबारा फ़रोख्त करना होता है, कुछ प्रॉफिट रख कर। ये जो हम माल ख़रीद के लेकर आते हैं अपनी दुकान पर और फिर इसको कंज्यूमर को, सारिफ को बेचते हैं, इसी को तो कहते हैं गुड्स या मर्चेंडाइज। ये मैंने बताया था, वो माल जो बेचने की नीयत से, वो अशिया, वो सामान, वो माल जो कारोबार में बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए, उसे मर्चेंडाइज या गुड्स कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको उर्दू में समझा दिया। गुड्स रेफर्स टू से मुराद, रेफर्स टू क्या है इंग्लिश का, इसके उर्दू क्या है, मुराद। गुड्स यानी अशिया से मुराद, गुड्स से मुराद टेंजिबल आइटम्स भी हो सकते हैं इसमें, यानी जो फिजिकली फॉर्म में नज़र आते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, अशिया भी हो सकती है, आइटम्स भी हो सकते हैं और अशिया भी हो सकती है जो बनाई जाती है। दैट अ बिजनेस बाइस, खरीद सकता है, मैन्युफैक्चर तैयार कर सकता है, और सेल्स
कर सकता है एज पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, अपने नॉर्मल ऑपरेशन का उसको बेच सकता है, क्योंकि इन अशिया को हम बेचने की नीयत से खरीदते हैं, लिहाजा इनको हमारे बिजनेस का ऑपरेशन, नॉर्मल ऑपरेशन ही होता है कि इनको पहले खरीदो फिर इनको बेचो, बेचेगी दोनों कीमतों में, खरीदो बेचने की कीमत में एक मार्जिन होता है प्रॉफिट का, वही हमारा प्रॉफिट होता है। अगर 10 रुपये की चीज़ खरीदते हैं तो 15 की बेचते हैं तो 5 रुपये हमारा प्रॉफिट है। गुड्स आर कंसिडर, गुड्स को समझा जाता है इन्वेंट्री मार्क इन अकाउंटिंग, जितने भी गुड्स बेचने के लिए खरीदते हैं वो अकाउंटिंग में जब तक नहीं बिकते इन्वेंट्री के नाम से रखा जाता है उनको, ठीक है। इन्वेंट्री माने ज़ख़ीरा, यानी अभी रखा हुआ अनसोल्ड आइटम है, अभी बिके नहीं है, और जब बिक जाते हैं तो वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड आर कैटेगराइज एज करंट एसेट, और उसकी क्या होती है, जारी असासों के अंदर उसकी कैटेगरी कहलाती है, और जारी असासे कहलाते हैं वो जब, यानी इन्वेंट्री आपका क्या है या गुड्स क्या है, जारी असासे, करंट एसेट। थर्ड टर्म दी है डिस्काउंट। डिस्काउंट दो किस्म के होते हैं, एक तो वो हम खरीदारी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, जब जूते की दुकान में जाते हैं हम, जूते की दुकान में जूता रखा होता है शोकेस में, उसके कूपन लगा होता है, कीमत का प्राइस लगी होती है जूते की दुकान में, तो उस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। कोई भी शख्स उस प्राइस पर ख़रीदने के तैयार नहीं होता, हमेशा दुकानदार से बार्गेनिंग करेगा, जो है सौदेबाजी करेगा। नहीं ये जो 1000 रुपये का जूते का कूपन लगा हुआ है तो नहीं भाई इसको 800 रुपये दे दो, दुकानदार कहता है नहीं ये 800 का तो मुझे नहीं पड़ेगा, आप कहते हैं चलें नहीं मैं 800, मेरे पास से ज़्यादा नहीं है 800 कर, तो वो कहेगा चले 900 का ले लें, 900 पे भी आप नहीं मानते 850 को ले लें, फिर आके दुकानदार देखेगा कि 800 का बेच के भी मुझे कुछ मुनाफा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अपना डिसीजन लेगा। जब उसको मुनाफा मिल रहा होता है तो फिर आपको 800 का बेच देता है। यानी जहाँ पर दोनों पार्टी के दरमियान में किसी एक प्राइस पे लेन देन तय हो जाता है, और अब जो हमारी लिस्ट प्राइस लिखी हुई थी 1000 रुपये की और उसने हमको दिया है 800 का, ये तो 200 रुपये का हमें बचत हुई है, इसी को तो डिस्काउंट बोलते हैं, रियायत। डिस्काउंट माने रियायत, और ये डिस्काउंट वो तो होता है, ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जब हम बार्गेनिंग करके लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब हम किसी को उधार में सामान बेच देते हैं ना, और वो हमसे 1 महीने या 2 महीने का वादा करता है कि पेमेंट कर दूंगा, तो हम उसको दे तो दें सामान, लेकिन हम उसको एक ऑफ़र भी देते हैं। हमें ख़तरा होता है कि पता नहीं 2 महीने बाद ये भाग ना जाए, पैसे नहीं जाए, हम उसको ऑफर दें, भाई हमने आपको ये 10,000 रुपये का माल बेचा है, 10,000 रुपये का इन्वॉइस बनाया है, आप 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, चलें हम आपको एक ऑफ़र देते हैं, अगर आपने इसको 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं ये 10,000 का माल, तो हम आपको 2,000 रुपये की रियायत दे देंगे, आप हमें 10 दिन में 8,000 की पेमेंट कर दें, 2,000 की बचत है। अब कारोबारी आदमी चूँकि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, लालची होता है, पैसे बचत होती है, वो फ़ायदा उठाते हुए 2,000 बचेंगे, उसको 2 महीने बाद भी देनी है, तो अभी आपको 8,000 रुपये दे देता है 10 दिन के अंदर अंदर। तो ये तो जल्दी पैसे लेने के लिए किसी को डिस्काउंट दिया, वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। यही हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के अंदर। अ डिस्काउंट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर बाय अ सेलर टू अ बायर। वही बात है कि सेलर ने जो कूपन लगाया हुआ था 1000 रुपये का, उसकी तरफ से ऑफर थी, और जब हम खरीदते हैं रियायत मांगते हैं, जो हमें रियायत मिलती है उसके अंदर, जब हम जिस प्राइस पे हमने बोला 800 रुपये में तय हो गई प्राइस, 200 रुपये की जो रियायत मिली, यही हमारा डिस्काउंट होता है। बायर को डिस्काउंट मिलता है, बायर को इनकम हो जाती है, बचत हो जाती है, और सेलर का लॉस होता है, ठीक है। 200 रुपये नहीं मिले उसको, 200 रुपये का नुकसान दिया है। डिस्काउंट कैन बी ऑफ 2 टाइप, 2 किस्म का डिस्काउंट होता है, जो मैंने अभी बताया, ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश। देखिए पहला ट्रेड डिस्काउंट जो मैंने बताया था कि जब जूते की दुकान में जाते हैं 1000 रुपये का कूपन लगा हुआ होता है, आप उस पर ख़रीदते नहीं है, बार्गेनिंग करके 800 रुपये प्राइस तय करते हैं, तो दोनों एक बेचने के तैयार हो जाता है और ख़रीदने के लिए तैयार होता है, लिहाजा सौदा जो है 800 रुपये तय हो जाता है। तो 1000 जो उसकी ऑफ़र थी कूपन लगा हुआ जूते की, और 800 रुपये बेचा गया है, तो 200 रुपये जो बचा है इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफर टू कस्टमर्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज, यानी जो उसकी ऑफ़र थी उस ऑफ़र में जितनी रिडक्शन दी गई है बेचने के लिए, वही जो जितनी भी रिडक्शन कमी की गई है उस कमी को ही हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और कैश डिस्काउंट जल्दी लेने के लिए होता है पैसा। रिडक्शन ऑफर फॉर अर्ली पेमेंट ऑफ एन इनवॉइस, जो आपका उधार में इनवॉइस बना था, इनवॉइस हमेशा उधार में बनाया जाता है, कैश में बनाया जाता है, तो उसकी पेमेंट जल्दी लेने के लिए हम ऑफ़र करते हैं। जो जितने की ऑफ़र करते हैं वही ऑफ़र, अगर वो पेमेंट टाइमली हो जाता है असल कीमत से इनवॉइस की प्राइस में, और जो पेमेंट की ऑफ़र कर रहे हैं इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही हमारा कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। चौथी तरफ कैश एंड क्रेडिट। कैश क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं कैश के ऊपर माल खरीदते हैं, उसी वक्त कैश की पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह जब माल बेचते हैं किसी को, तो कस्टमर से उसी वक्त कैश वसूल कर लेते हैं, वो कैश कहलाता है। कैश रेफर्स टू मनी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी,
कैश से मुराद मनी होती है, करेंसी की फॉर्म के अंदर होती है। वो करेंसी या तो रुपीस हो सकती है, या डॉलर हो सकती है, या आपका पाउंड हो सकती है, या आपका रियाल हो सकती है, या आपका धर्म हो सकती है, कोई भी करेंसी हो सकती है। और रेडीली अवेलेबल फंड्स, रेडी अवेलेबल फंड्स में कौन सा, सच एज बैंक बैलेंसेज, जो फंड अवेलेबल होता है बैंक बैलेंसेज में, कोई आपको चेक देता है तो वो भी कैश ही कहलाएगा, ठीक है ना। या आप किसी को चेक देते हैं तो वो भी कैश कहलाएगा, क्योंकि वो पैसा आपका अवेलेबल होता है, वहाँ से जाके ले ले। दैट कैन बी यूज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इमीडिएटली, जो इस्तेमाल होता है अशिया और सर्विसेज जो अवेलेबल आपने लिए उसके पेमेंट के लिए। क्रेडिट माने उधार का होता है। क्रेडिट रेफर्स टू अ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड माने बाद में, आज सामान खरीद लो, सामान उठा के ले जाओ, यूज़ करो, 1 महीने के बाद पेमेंट करो, जो बाद में करो उसको डेफर्ड होते हैं, आगे का पीरियड में। जैसे आज जनवरी है, आज क्या तारीख, आज है आपके पास सितंबर की जो है 7 तारीख है, 7 तारीख को आपने माल बेचा आपने, और उसने कहा कि मैं आपके 7 तारीख को 1 महीने के बाद अक्टूबर में पेमेंट कर दूंगा, तो डेफर्ड अक्टूबर में जब पेमेंट होगी 7 तारीख की, अक्टूबर तक डेफर्ड कर दिया गया, यानी अक्टूबर में चला गया, डिले हो गई, देर से मिलेगी पेमेंट। एग्रीमेंट जो होता है, वेयर अ बायर परचेजेस गुड्स और सर्विसेज बट पेज फॉर दी देम एट अ लेटर डेट, बायर जिस वक्त खरीदारी करता है उसकी पेमेंट बाद की डेट में करता है, इस पीरियड को हम क्रेडिट्स बोलते हैं। सेपरेट एंटिटी, ये कंपनी हमने पढ़ी थी अभी, कंपनी का जॉइंट स्टॉक कंपनी बताया, तो उसमें बताया सेपरेट एंटिटी जो कंपनी है जुदागाना शख्सियत, जिसका मतलब होता है द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग के अंदर 10-12 प्रिंसिपल दिए गए हैं, उसमें एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट स्टेट दैट, जो ये बयान करता है कि बिजनेस इज ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट, कारोबार को एक ट्रीट किया जाएगा अलग, यानी मालिक अलग होगा और कारोबार अलग होगा, मालिक के अपने लेन देन अलग होंगे, कारोबार के लेन देन अलग होंगे, इन दोनों मसले को अलग अलग रखो, इसलिए सेपरेट एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी माने कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। वो अलग है और उसका ओनर अलग है, उसको सेपरेट माने अलग अलग। कारोबार की एंटिटी को कारोबार के मालिक से अलग कर दो, सेपरेट एंटिटी कहलाती है। एज डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी कहलाती है, आज़ाद एंटिटी कहलाती है। सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, किससे ओनर्स होती है, अपने ओनर से सेपरेट होती है वो। ओनर के मामला जो है उसको कारोबारी मामला के साथ नहीं मिलाया जा सकता, उसके ज़ाती मामला जो है, उसके ज़ाती मामला अपने पास अलग रहेंगे, कारोबार के जो मामला थे वो अलग रहेंगे, इसलिए सेपरेट एंटिटी है। दिस मीन दैट, इसका मतलब है द बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, कारोबार की मालियाती सरमायाकारी आर रिकॉर्डेड की जाती है सेपरेटली, अलग से, फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स ओनर, उसके मालिक की जो मालियाती एक्टिविटीज़ ज़ाती होती है उसके साथ मिक्स नहीं किया जाता, उसको अलग रखा जाता है। तो ये सेपरेट एंटिटी आप समझ गए। अब लास्ट आपका जो है, अब लास्ट है आपका ट्रांजेक्शन, यानी लेन देन, कारोबारी लेन देन, कारोबारी एक्टिविटीज़ होती हैं दो पार्टी के दरम्यान में, उसमें जो लेन देन होता है उसको ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। और ट्रांजेक्शन को भी डिफाइन करते हैं, ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक इवेंट, एक माशी इवेंट होता है, और एक्टिविटी होती है, या इवेंट बोल लो या एक्टिविटी बोल लो, सरगर्मी जो होती है, माशी सरगर्मी वही होती है जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जो अशिया का एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है, या खिदमात की एक्सचेंज की इन्वॉल्वमेंट होती है, और या मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है एक्सचेंज की, बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी के दरम्यान में। यानी मैं परचेजर हूँ, आप सेलर हैं, ठीक है। आपने माल बेचा, मैंने माल ख़रीदा, आपका माल मेरे पास आया, मेरे पैसे आपके पास आए, तो ये एक्टिविटी जो हुई है परचेज, सेल और परचेज़ वाली एक्टिविटी, या इवेंट सेल और परचेज़ का, इसी को ट्रांजेक्शन कहेंगे। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ फाइनेंशियल इम्पैक्ट, हर ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए, यानी मालियाती इम्पैक्ट होना चाहिए, ऑन अ कंपनी के ऊपर, एंड इज़ रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम, और वो इम्पैक्ट जो है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। अगर कोई भी इवेंट कारोबारी जिसके अंदर पैसों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अकाउंटिंग में वही इवेंट या वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, या तो पेमेंट हो या रिसीट हो, ठीक है। आ सेल ऑफ गुड्स टू अ कस्टमर को माल जो बेचा है, या पेमेंट ऑफ सैलरी की तनख्वाह अदा की है टू एम्प्लॉयज़ को, आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपका सवाल दे दिया है। अभी किसी एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन आया हुआ है अकाउंट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में, हम किसी और लेक्चर में उसको बता देंगे। वैसे तो अकाउंट आपको पता है, किसी भी चीज़ का तफसील को अकाउंट कहते हैं। सेल से मुतालिक अगर डिटेल आपके पास है डेबिट और क्रेडिट की शक्ल में, तो वो अकाउंट है। अगर आपकी जो है परचेज से मुतालिक डिटेल आपके पास इंफॉर्मेशन है उसकी डेबिट और क्रेडिट की शक्ल के अंदर, तो वो भी अकाउंट है।
अगर आपकी कैश से मुतालिक डिटेल तफसीलात मौजूद है डेबिट क्रेडिट शक्ल में, वो भी अकाउंट है। अब अकाउंट की इकसाम भी होती है मुख्तलिफ। एक होता है रियल अकाउंट होता है जो असेट्स अकाउंट को कहते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट होता है NOMINAL। नॉमिनल अकाउंट होता है जिसमें रेवेन्यू, आमदनी और अखराजात यानी एक्सपेंसेस के अकाउंट आते हैं। ठीक है, ये आपके जो है रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, अकाउंट हो गया, ये आपके इनकी काइंड्स होती हैं। यानी पहली किस्म हो जाती है आपकी रियल अकाउंट जो असेट्स के अकाउंट होते हैं। दूसरी आपकी किस्म हो जाती है आपकी जो है पर्सनल अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट दूसरी टाइप रहती है जिसमें सप्लायर, सेलर, इन्वेस्टर्स जिनके नाम कंपनी के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम भी होते हैं, इनके अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और तीसरी शक्ल आ जाती है आपकी नॉमिनल अकाउंट, यानी कंपनी कारोबार के तमाम रेवेन्यू कितने कौन कौन से अकाउंट्स हैं और कारोबार के तमाम एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जितने भी बहुत सारे नामों से एक्सपेंसेस हैं, ये सब जो है नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो 3 टाइप्स होती हैं अकाउंट्स की। ठीक है ना, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। मैंने बता दी, इनको अगर आप कहीं से अरेंज कर लें, लिख लें, लिख के नहीं दी, अगर मेरे मौका मिला तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैंने तीनों समझा दी है अकाउंट्स की। तो स्टूडेंट्स, हमने तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए आपके जो आपने दिए थे, और आपका पार्टनरशिप का टॉपिक के 2 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे। पार्टनरशिप चूँकि एक डिफ़िकल्ट मुश्किल टॉपिक होता है, मैंने कोशिश करके समझाया है। चूँकि मैं इसकी तफसीलात में तो मैंने शॉर्ट डिटेल दी आपकी किताब से और डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ गया हूँ। इतना टाइम नहीं है जो मैं उसकी लॉन्ग डिटेल दूँ। अब जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं ऐसा पेपर डालता रहूँगा, डिटेल्स के अंदर डालता रहूँगा और उसके सारे प्रोसीजर लिखता रहूँगा। लेकिन आपको आसान तरीके से उनकी एग्जाम्पल को मैंने समझाने की कोशिश करी है। 2 लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके हैं, 2 या 3 लेक्चर मेरे अपलोड हो चुके हैं यूनिट नंबर 7 के पार्टनरशिप एडमिशन्स के हवाले से, आप उनको देखें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बिल्कुल लोग नहीं देख रहे हैं, मेरी मेहनत मुझे उस तरह नहीं मिल पा रही। रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो आइंदा मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के देखूंगा अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, या किसी और टॉपिक की तरफ जाऊँ। अकाउंटिंग का टॉपिक जो है आप देख लें, आगे भी आपकी अकाउंट्स आएगी, बीकॉम करेंगे, ये करेंगे। तो आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे, शेयर करें, लाइक भी नहीं करते आप लोग जो है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँगा। तो मैं अपना टाइम इतना इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह मैं ट्यूशन में पढ़ाऊँ, मुख्तलिफ जगह पढ़ाऊँ, बहुत मैं इसमें पैसा कमा भी सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। आप लोगों को मैंने ज़्यादातर जो है अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप कोशिश करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि ये चैनल चले। तो हम भी पढ़ाते रहें और आप भी पढ़ते रहें, नॉलेज हासिल करते रहें, आगे फ्यूचर में आगे बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।